मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका पांडे CIS कंपटीशन कोचिंग जौनपुर से आपको कंटिन्यू हिंदी पढ़ा रही हूँ और मैं आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी के लिए ये दशहरा बहुत अच्छा हो और आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ चाहते हैं वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो हमारे पिछले वीडियो में मैं आपको वर्णमाला पढ़ा रही थी, तो इस वीडियो में भी वही मैं आपको कंटिन्यू करने जा रही हूँ। वर्णमाला में मैंने आपको स्वर की डिफिनेशन बताई थी, है ना? तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि मैंने स्वर की डिफिनेशन आपको क्या बताई थी। बताइए, मैंने आपको स्वर की डिफिनेशन क्या बताई थी? स्वर की डिफिनेशन मैंने आपको ये परिभाषा ये बताई थी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर किसी की सहायता, मतलब किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है, वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। वो सेल्फ डिफेंड होते हैं, मतलब वो खुद पर आश्रित होते हैं, उनके उच्चारण में किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा लिखवा दिया था, तो आप अगर देखिए उसको तो आपको मिल जाएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, स्वर क्या होते हैं तो वो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, मैंने आपको परिभाषा में बताया है कि स्वर की डिफिनेशन क्या होती है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद पर आश्रित होते हैं, मतलब उनका उच्चारण स्वयं से होता है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। सिंपल वे में समझ लीजिए। अब मुझे बताना है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर के कितने प्रकार होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं भाई? 3 प्रकार होते हैं। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं। पहले नाम लिखिए, उसके बाद फिर हम डिफाइन करेंगे कि क्या होता है। पहले तीनों के नाम आप लिखिए, ठीक है, मेरे साथ। पहला है ह्रस्व स्वर। ठीक है, पहला है ह्रस्व स्वर, इसी को मूल स्वर भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे आपके कई नाम होते हैं, घर का कुछ और, बाहर का कुछ और, इसी तरह से ह्रस्व स्वर के भी कई नाम हैं। अगर इन्हीं नामों में से कोई एक लेके आपसे पूछ दिया जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर के कितने नाम हैं। आंसर एक ही रहेगा, लेकिन आपको पूछने का तरीका अलग हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले बात को ध्यान दीजिए। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। याद रखिए, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर। यहाँ आइए, ह्रस्व स्वर को हृदय स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले इतने नाम आप अच्छे से नोट कर दीजिए। ह्रस्व स्वर के कितने नाम हैं भाई? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं, हृदय स्वर कहते हैं और लघु स्वर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, मैं आपको बता रही हूं कि इस दूसरा प्रकार क्या होता है स्वर का। स्वर का दूसरा प्रकार होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर, इसके कितने नाम हैं? इसको गुरु स्वर भी कहते हैं, इसको गुरु स्वर भी कहते हैं, इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। ठीक, इतना याद रखिए। इसको दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है, गुरु स्वर के नाम से जाता है और द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। पहले आप तीनों स्वरों के नाम क्लियर कट लिख लीजिए। और तीसरा है हमारे स्वर का प्रकार है प्लुत स्वर। क्या है ये? प्लुत स्वर। इसको एक और नाम से जाना जाता है त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, क्या है ये? त्रिमात्रिक स्वर। याद रखिएगा, मैंने
इतना बड़ा बड़ा इसलिए लिखा है कि आपको अच्छे से दिखाई दे, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए। आपको समझ में आ रहा है तब भी, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, बताने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हम क्लियर करेंगे। याद रखिएगा इस बात को, मैंने यहाँ पे बताया कि स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला है हर्ष स्वर, हर्ष स्वर को मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, हृदय स्वर और लघु स्वर कहते हैं, ठीक है। दूसरा है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और द्विमात्रिक स्वर, इसके 3 नाम हैं, ठीक। प्लुत स्वर को एक स्वर और इसका नाम है त्रिमात्रिक स्वर। मतलब अगर मैं त्रिमात्रिक स्वर कहूँ तो भी आपको ये समझना है कि ये प्लुत स्वर है, ठीक है। अब आइए पहले नंबर पे, अब मैं आपको एक एक करके बताती चलती हूँ कि होता क्या है, ठीक। आइए, प्लुत स्वर क्या होता है? हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, हृदय स्वर और लघु स्वर। अब इसमें क्या होता है आप नोट करते चलिए। जैसे अगर मैं इसकी डिफिनेशन लिखूं कि क्या होता है हर्ष स्वर, इसमें एक शब्द मैंने दिया है एक मात्रिक स्वर, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि मात्रा क्या होती है। मात्रा, मात्रा क्या होती है भाई? मात्रा न जानेंगे तभी तो आगे जान पाएंगे। मात्रा वो होती है किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है वही क्या कहलाती है? मात्रा। तो लिख लीजिए यहीं पे डिफिनेशन, जो चीज जहां पे आए वहीं पे समझते चलिए, ये आपको बहुत क्लियर कट याद रहेगा। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा कहते हैं। मतलब अगर हम क बोल रहे हैं तो क में को बोलने में भी कुछ समय लगा है, तो वही क्या है? मात्रा। चाहे 1 सेकेंड लगा हो, चाहे 2 सेकेंड लगा हो, चाहे कुछ भी मिनट लगा हो, कुछ भी सेकेंड लगा हो, जो भी टाइम लगता है वही क्या कहलाता है? मात्रा। आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, तो मात्रा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, इसको इरेज करती हूं मैं। अब आइए, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर या मूल स्वर, हर्ष स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, हृदय स्वर और लघु स्वर। मैंने आपको बताया मात्रा क्या होती है, ठीक। तो अगर इसकी डिफिनेशन ये बने या परिभाषा ये बने कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से वायु कम मात्रा में बाहर निकले वही क्या मिलेगा? क्या बोलेंगे इसको? हर्ष स्वर कहते हैं। लेकिन एक डिफिनेशन ये बनती है या परिभाषा ये बनती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, मतलब खिंचाव नहीं होता, बहुत ही कम वायु बाहर निकलती है मुंह से। जैसे लिखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक। ये डिफिनेशन आप नोट करिए। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, या जिस वर्ण के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम वायु बाहर निकलती है, हमारी एनर्जी कम खर्च होती है, या हमारे शरीर से ऊर्जा का ह्रास कम मात्रा में होता है, वही क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर कहलाता है। ये कौन कौन से होते हैं भाई? यहाँ पे नोट करिए, इनके नाम हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। याद रखिएगा इस बात को। कितने हैं? अ, ई, उ और री, ठीक है।
अ, ई, उ और री। इस बात को याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ और री। ठीक है, अब मैं इसे इरेज करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। अगर अब आपसे पूछे कोई, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ह्रस्व स्वर, इनमें से ह्रस्व स्वर कौन है, इनमें से अगर आपसे कोई पूछे इनमें से मूल स्वर कौन है, अगर क्वेश्चन ऐसे बन गया, आपका पहला ऑप्शन है बड़ी ई, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है अ और चौथा ऑप्शन है आपका बड़ा ऊ। तो आपको अगर अ, ई, उ, री याद है, कौन कौन से हैं मूल स्वर, ह्रस्व को ही मूल कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। मूल स्वर या हृदय स्वर बोल देगा तो आपको अच्छे से पता है कि ये ई, अ ही जो है हमारा ह्रस्व स्वर है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी पूछता है मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी है भाई, 4 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। अभी मैंने आपको बताया है अ, ई, उ और री। ठीक, याद रखिएगा इस बात को, मूल स्वरों की संख्या 4 है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पूरे स्वरों की संख्या कितनी है, टोटल स्वर कितने हैं भाई, बताइए, कमेंट करिए जल्दी। टोटल स्वर हैं 11। कितने हैं, 11। मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो भी 11, और अगर पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है तब भी 11 ही आपको आंसर देना है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है, 11 ही आंसर देना है, 13 बिल्कुल नहीं देना है। प्रेजेंट टाइम में जो आंसर आएगा वो 11। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि क्यों ये 11 हुए। आइए हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर जानने से पहले ये हम देखते हैं कि 11 स्वर कौन कौन से हैं भाई। याद रखिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ठीक, ए, ओ और औ। अब काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हुए कि नहीं, यही हैं, जितने हैं बस यही है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्वर की कितनी संख्या है, तो 11। स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तब भी 11। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। 13 कब थे, जब स्वरों में, जब ये काउंटिंग में री और दीर्घ री, मतलब ये और ये, इन दोनों को जब स्वरों में रखा गया था पहले। अब ये हिंदी में नहीं है, तो पेपर आपको हिंदी का पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये बताया जाएगा कि स्वरों की कितनी संख्या है इस समय, तो केवल 11। इन दोनों को हटा दिया गया है, इसलिए अब ये 11 थी, पहले क्या है थी, 13 थी, अब क्या है 11 है। आपको प्रेजेंट टाइम में आंसर देना है, तो प्रेजेंट टाइम में आंसर आपका 11 ही होना चाहिए। इसको भी नोट कर लीजिए कि स्वर कितने हैं आपके, ठीक है, टोटल स्वर। आइए अब दूसरा पार्ट देखते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, आइए देखते हैं दीर्घ स्वर क्या है। दूसरा नंबर डालिए हमारे साथ, दीर्घ स्वर। मैंने आपको अभी बताया है कि दीर्घ स्वर को और किस नाम से जानते हैं भाई, दीर्घ स्वर को और जानते हैं गुरु स्वर से। ठीक, गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर, यहीं पे लिखिए आप, द्विमात्रिक स्वर। और दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि इसका ये नाम है, द्विमात्रिक स्वर। अभी मैंने ह्रस्व स्वर की क्या डिफिनेशन बताई है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, यहाँ पे क्या है द्विमात्रिक, तो आप अच्छे से जान सकते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होगी। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, या गुरु स्वर कहलाते हैं, या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। या मैं दूसरी तरीके से परिभाषा बता दूं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक वायु बाहर निकले, या ह्रस्व स्वर की उच्चारण की अपेक्षा अधिक ऊर्जा का ह्रास हो, वही क्या कहलाते हैं,
दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। लिखिए इसकी डिफिनेशन। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मैंने आपको ये डिफिनेशन बताई है, याद रखिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं देख लीजिए। दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक, देखिए गुरु मतलब भी बड़ा, तो यहाँ पे आ, बड़ी ई, इसके छोटे फॉर्म आप ह्रस्व में यूज कर चुके हैं, ठीक है। बड़ा ऊ, ठीक है, ए ओ और औ, ये है सारे, ठीक है। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। अगर अब आपसे पूछेगा कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं तो अब आप बता लेंगे, तो प्लीज बता लीजिएगा और कमेंट करिए इस चैनल को। अगर आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी डाउट हो रहा है तो भी कमेंट करिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। और ध्यान से पढ़िए। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। अगला मैं बताती हूँ दीर्घ स्वर, ठीक। आइए, तीसरा पार्ट है आपका, कौन सा है भाई? तीसरा पार्ट है आपका प्लुत स्वर। क्या नाम है? प्लुत। ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर कट नाम याद रखिएगा। प्लुत स्वर कहते हैं। इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर करिए। त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है। त्रिमात्रिक स्वर क्या होता है? त्रिमात्रिक, अभी आपको मैंने बताया एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। इसका मतलब आप कुछ तो इसमें क्लियर कट डिफिनेशन बना सकते हैं। जरा बताइए, प्लीज कमेंट करिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वही क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। 3 मात्रा क्या होती है? सिंपल वे में सोचिए। अगर कहिए, अगर मैं आपसे कहूँ राम, नॉर्मली अगर मैं आपसे बोलूँ राम, तो आपको नॉर्मल बोला जा रहा है राम। अगर मैं इसी को खिंचाव करके बोलूं राम, अगर थोड़ा सा और खिंचाव करूं तो दूर तक आवाज जाएगी। अगर कोई इंसान दूर बैठा है और अगर आप उसको बुला रहे हैं तो आपको खिंचाव में कुछ स्वर लगाना पड़ेगा, उसके नाम को खिंचाव में बोलना पड़ेगा। वही क्या होता है? वही खिंचाव, वही जो आपकी बोलने का समय लग रहा है उसी को मात्रा कहते हैं। वही क्या है? प्लुत स्वर। जैसे नॉर्मल में लिखूंगी राम, क्या ये प्लुत स्वर है? नहीं है। अगर मैं लिखूंगी राम, याद रखिएगा यही जो निशान है ये क्या है? अवग्रह चिन्ह होता है। क्या होता है? अवग्रह चिन्ह। इसको याद रखिए, ये क्या है? अवग्रह चिन्ह होता है। इसको त्रिमात्रिक का चिन्ह भी कहते हैं, त्रिमात्रिक चिन्ह, ठीक। राम एक प्रकार से ऐसे भी लिखेंगे, आपको कहीं कहीं ऐसे मिलेगा, बिल्कुल। तो ये भी राम एकदम क्लियर कट है, या ये अक्सर मिलता है, याद रखिएगा। या आप 3 बार इस प्रकार से बनाइए या एक बार ऐसे करके लिखिए, बात एक ही है। इस बार टेट के परीक्षा में पूछा गया है ओम क्या होता है शुद्ध, इस तरह से बनाया हुआ था, ठीक। और एक दिया था ऐसे, यहाँ पर हलंत नहीं दिया था। और एक आप अगर वहाँ ऑप्शन ये होता तो ये भी बिल्कुल राइट होता, ये भी और ये भी, ठीक।
याद रखिएगा इस बात को, इस बार टेट के एग्जाम में ओम पूछा गया है तो ये इस प्रकार से लिख लीजिए, चाहे 3 बार ऐसे बना दीजिए, वही क्या है, प्लुत स्वर है, त्रिमात्रिक। तो अगर आप ओम बोलते हैं या ओम करके बोलते हैं तो थोड़ा खिंचाव लगता है, वहां पर कौन सा स्वर कार्य करता है, प्लुत स्वर कार्य करता है, जिसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन लिखिए। हमारी ये डेफिनेशन बनती है कि दूर से पुकारने के लिए जिस स्वर का प्रयोग किया जाता है या जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वही क्या होता है, त्रिमात्रिक स्वर। लेकिन इसकी मेन डेफिनेशन है दूर से पुकारने के लिए, दूर से पुकारने के लिए जिस स्वर का प्रयोग करते हैं प्लुत स्वर कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक, या लिख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ऐसे आप बना दीजिए राम या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं राम। ठीक, ओम, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ओम। दोनों ही बातें सही हैं, चाहे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से। इसका निशान है अवग्रह चिन्ह, वहीं पे लिख लीजिए अवग्रह चिन्ह। ठीक, या त्रिमात्रिक चिन्ह, या त्रिमात्रिक चिन्ह। ठीक, याद रखिएगा, दूर से पुकारने के लिए जिस स्वर का प्रयोग करते हैं प्लुत स्वर कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन, ये इस प्रकार से मैंने आपको बताया। आपसे कभी कभी कोई पूछता है कि मुर्गे की कुकड़ू कू में कौन सा स्वर है तो प्लुत स्वर है, बिल्ली की म्याऊं में कौन सा स्वर है तो प्लुत स्वर है। ऐसे क्वेश्चन जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन अगर आए तो आप वेल प्रिपेयर रहिए। आपको अब पता चल गया होगा कि प्लुत स्वर क्या होता है, त्रिमात्रिक स्वर क्या होता है, दूर से पुकारने के लिए जिस स्वर का प्रयोग किया जाता है, या खिंचाव में जब हम बोलते हैं, किसी चीज को खिंचाव में बोलते हैं वहीं पे प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसी चीजें अब प्रेजेंट टाइम में एग्जाम्स में बहुत पूछता है, क्योंकि पुरानी चीजें पिछले एग्जाम्स में बहुत पूछ चुका है। तो कुछ नया जानिए और अच्छे से जानिए और सारे आंसर देने के लिए वेल प्रिपेयर रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा तीसरा प्रकार था। देखिए, मैंने आपको रोज एक वर्तनी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अब जरा आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैं आपसे पूछने क्या जा रही हूँ। ध्यान दीजिए, अगर मैं इस तरह से लिखूंगी, मैं ये लिखूं, मैं ये लिखूं, मैं ये लिखूं और मैं ये लिखूं, तो आपको बताना है कि इसमें क्लियर कट ऑप्शन कौन सा है, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है वर्तनी शुद्धि का क्वेश्चन। क्या है? वर्तनी शुद्धि का क्वेश्चन। इस बात को याद रखिएगा, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ऐसे क्वेश्चन, मैंने ये नहीं कहा कि यही शब्द, लेकिन ये शब्द आया हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं एक वीडियो में आपसे एक वर्तनी पूछूंगी या एक शुद्ध शब्द पूछूंगी तो 30 वीडियो में आपके 30 शब्द तैयार होंगे और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल निकलेंगे। ये आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि शुद्ध शब्द छाटिए, तो मंत्रिमंडल 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 मंत्रिमंडल। मैं आपसे इसका आंसर जानना चाहती हूँ, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इस शब्द का असली आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपसे अगले वीडियो में इसका आंसर जानने की पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए देखते हैं। अब मैंने आपको स्वर के तीनों प्रकार बता दिए हैं, ठीक है। पहला क्या था, ह्रस्व स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर और तीसरा था प्लुत स्वर। अब मैं आपसे स्वर का पार्ट तीनों बता चुकी हूँ। अब मैं कुछ नया स्वर बताऊंगी जिसे कहते हैं संधि स्वर। क्या नाम है इसका? संधि स्वर। ये स्वर के प्रकार नहीं है, ये अलग से है, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बारे में भी आप अच्छे से जानिए। पहले ये बताइए कि संधि किसे कहते हैं, बताइए हमें, कमेंट करिए, बताइए संधि किसे कहते हैं। तो नेचुरल बात, आप इतना तो हिंदी अच्छे से ही जानते हैं कि दो वर्णों के समीपवर्ती मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, या दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो दो चीजें मिलेंगी तभी तो संधि होती है। अगर पहले के राजाओं में आपने देखा होगा कि उनके पास कुछ जमीन है या उनके पास जमीन है, दोनों लोग मिल जाते थे तो वहां पर उनकी संधि हो जाती थी, मतलब एक दूसरे के ऊपर वर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसे संधि स्वर कहते हैं। मतलब कुछ तो समझ में आया होगा कि दो स्वर मिलेंगे तभी तो संधि स्वर बनेगा। वो स्वर हैं कौन कौन से, तो आगे देखिए इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। इसका अर्थ तो यही निकलेगा ना कि दो स्वर जब आपस में मिलेंगे तो जिस नए स्वर का निर्माण होगा वही क्या है? संधि स्वर। तो डिफिनेशन लिखिए मेरे साथ। दो स्वरों के आपस में मिलने से जिस नए स्वर का निर्माण होता है, जिस नए स्वर का निर्माण होता है, जिस नए स्वर का निर्माण होता है उसे संधि स्वर कहते हैं। उसे संधि स्वर कहते हैं। अब ये आपको ध्यान देना है कि ये स्वर है कौन कौन से, ठीक है। दो स्वरों के आपस में मिलने से जिस नए स्वर का निर्माण होता है उसे संधि स्वर कहते हैं। याद रखिएगा, डिफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है, अगर पूछी भी जाती है तो आप नॉर्मल लैंग्वेज अपनी भाषा में जितना परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे वो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसको नोट कर लीजिए। आगे बताते हैं कि संधि स्वर होता क्या है। संधि स्वर क्या होते हैं भाई? देखिए, दो स्वर मैंने कहा है, इसका मतलब संधि स्वर ये दो ही होंगे। इसके दो कौन कौन से होते हैं? इसमें एक होता है दीर्घ स्वर, जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक। एक होता है दीर्घ स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। ये आपको कुछ नया लग रहा होगा कि ये क्या है। अभी मैं आपको अभी बताती हूँ कि संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर क्या होता है। मैंने दीर्घ स्वर के बारे में आपको बताया है कि इसको गुरु स्वर भी बोलते हैं या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या थी? परिभाषा थी कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है वो क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर ये था हमारा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक। इसी दीर्घ स्वर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ इसमें रखा गया है, और जो अगला था ए, ओ और औ, ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। यहाँ पर मैंने आपको बताया है, अगर आपसे कोई पूछे कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, यही अंतर है, यही डिफरेंस है कि संधि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो संधि स्वर दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर दोनों होते हैं। दीर्घ स्वरों का ही आधा पार्ट इसमें रखा गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पर सजातीय स्वर भी कहते हैं। ये आप बना लीजिएगा याद रखने के लिए, सजातीय स्वर भी कहते हैं, ठीक। और इसको असमान स्वर भी कहते हैं।
ठीक, ये छोटा सा केवल ऐसे आपको 4 टाइप का बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगी कि संधि स्वर कितने प्रकार के हैं। संधि स्वर 2 प्रकार के हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक, इसमें क्या क्या आता है? संधि स्वर 2 प्रकार के हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ। अब आगे देखते हैं कि दीर्घ स्वर क्या होता है। ठीक, आप लिख दीजिएगा कि संधि स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ डिफाइन किया है। पहला डालिए दीर्घ स्वर। पहला दीर्घ स्वर मैंने आपको अभी लिखाया है, या सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, सब कुछ जानते रहिए, क्लियर कट रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सजातीय स्वर क्या है? अभी मैंने आपको बताया है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक, अब इसकी बनावट, मतलब इसकी बना कैसे है, जरा देखिएगा। अ प्लस अ बना क्या है? दीर्घ बात की जा रही है। अभी मैंने आपको पिछली बार अभी बताया है कि दीर्घ क्या होता है? दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, तो बड़ा क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कीप वॉचिंग। शुभ दशहरा आपके लिए, हैप्पी दशहरा। थैंक यू सो मच।